हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सिन्हा, आपका सोशल साइंस फैकल्टी मेधा गुरु से। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9 सीबीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर 3। आइए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हेलमट्स फादर, हेलमट नाम के एक बच्चे की स्टोरी है, 11 साल का बच्चा था। उसके बाद फिर नाजीज अंडर हिटलर, हिटलर के अंदर नाजी पार्टी कैसे काम करती थी, जर्मन पावर किस तरह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फैली। उसके बाद फिर नाजिज्म क्या आइडियाज़ थे, कैसे दुनिया को देखा जाता था, वो जानना है। और एक्सप्लोर नाजिज्म्स एसेंस, वही। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखिए, ये हिटलर है, नाजी पार्टी के नेता और जर्मनी के चांसलर 1933 से लेकर 1945 तक। तो देखिए, हेलमट की स्टोरी में क्या होता है कि 1945 की स्प्रिंग का समय होता है, यानी 1945 के बसंत ऋतु का समय होता है। और हेलमट अपने घर में जाता है और वहाँ देखता है कि उसके माता पिता जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी सीरियस डिबेट चल रही है। होता क्या है, उसके पिताजी कौन है? हेलमट के पिताजी एक फिजिशियन है। फिजिशियन का काम क्या होता है आपको पता है। और ये बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर है पहले तो, और ये बात कर रहे होते हैं कि फैमिली को कत्ल कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये हेलमट के जो पिताजी थे, फादर थे, वो नाजी पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे। और उन्हें डर था कि कहीं जब वॉर में हार गई थी जर्मनी की सेना, जब जर्मनी वॉर में हार गया, तो इस तरह के नाजी सपोर्टर्स को डर लगने लगा था कि एलाइज वाले जो कंट्रीज़ हैं वो लोग आकर इनसे कहीं बदला ना ले लें। तो एक दिन ऐसा होता है कि हेलमट और उसके पिताजी जाते हैं पार्क में घूमने के लिए, बच्चों वाले गाने गाते रहते हैं। अचानक से होता ऐसा है कि हेलमट देखता है कि उसके पिताजी पर आग लगी हुई है, मतलब उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी और इसी तरह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये हेलमट के लिए एक ट्रॉमा की बात थी। और उसके बाद 11 साल का बच्चा जो है 20 साल होने तक, यानी 9 साल तक खाना नहीं खाता था घर में। उसे डर लगता था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। ये स्टोरी है हेलमट की। और ऐसा क्यों हुआ था, इसे ही जानने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बात है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में क्या हुआ था आपको, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में जर्मनी एक मेन प्लेयर हुआ करता था। दोनों में ही जर्मनी मेन प्लेयर था। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में भी जर्मनी के कारण ही एक तरह से वॉर शुरू हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी के कारण ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। खास करके वर्ल्ड वॉर 2 में तो जानबूझ, मतलब पूरा श्रेय जर्मनी को ही जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में शुरुआत हुई थी बॉस्निया और हर्जेगोविना से। सर्बिया वहाँ पर एक देश है, और उसी के बगल में हंगरी और ऑस्ट्रिया पड़ता है, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया। और वहाँ के आर्कड्यूक फर्डिनेंड को सर्बिया के किसी इंसान ने गोली मार दी थी, उनके बाद उनके वाइफ को गोली मार दिया था। और इसी के बाद शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर 1। तो इसे इमीडिएट कॉज माना जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का। और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, यहाँ से शुरू होती है। चलिए देखते हैं। तो 1945 की मई में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, मतलब हार मान गया जर्मनी। इससे पहले भी 1918 में हार माना था जर्मनी। हिटलर्स डिमाइज, अप्रैल 1945 में हिटलर ने जब देखा कि जर्मनी जीत नहीं सकता है तो उसने खुद को गोली मार ली थी। न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल, ये क्या है न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल? एलाइज नेशन जो थी, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल उन्होंने बनाई, मतलब एक कहा जाता है काउंसिल बनाई, एक परिषद बनाया। और क्या किया वहाँ पर उन लोगों का ट्रायल किया जाता था, उन लोगों को जज किया जाता था जो लोग वॉर क्रिमिनल माने जाते थे। और जर्मनी को वॉर क्रिमिनल माना गया था वर्ल्ड वॉर 1 में भी और वर्ल्ड वॉर 2 में भी। देखिए, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल क्या है? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। उसके बाद है प्रोसिक्यूशन फॉर वॉर क्राइम्स। अब देखिए क्या है प्रोसिक्यूशन फॉर वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। किसके लिए, मतलब ये सज़ा किसको दी गई थी? ये जर्मनी को दी गई थी। अभी देखिए, जर्मनी इज वर्ल्ड वॉर 2 एट्रोसिटीज, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। किस तरह से इन्होंने इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स किए थे। देखिए यहाँ पर है एक्शंस इनवाइटिंग मोरल क्वेश्चंस। कैसे कैसे एक्शंस है, देखिए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, डेफिनेशन एंड स्कोप। ये दोनों चीज़ पढ़ना है तो क्या है इसमें, वर्ल्ड वॉर का
आप जानते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में क्या है कि जर्मन्स जो थे खुद को एक सुपीरियर रेस मानते थे, यानी नाजी पार्टी के लोग खुद को एक सुपीरियर रेस मानते थे। सारे जर्मन्स को हम यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो लोग नाजी पार्टी के सपोर्टर थे वो लोग जर्मन्स को सुपीरियर रेस मानते थे, और बाकी जो समुदाय थे, बाकी जो रेसेस थे, उन्हें मारते थे, जान से मार दिया करता था। आपको पता होगा कंसंट्रेशन कैंप, गैस चेम्बर्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके लोगों को मारा जाता था, खास करके ज्यूज़ को। हिटलर को ज्यूज़ से थोड़ा ज़्यादा परेशानी थी। वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, तो ये सभी चीज़ें जब दुनिया को पता लगी तो दुनिया ने भी माना कि ये अमानवीय चीज़ें हैं। एथिकल कॉन्सर्न्स और ग्लोबल आउटरीच, इसके कारण देखिए हुआ क्या है। सबसे पहला चीज़ है कि आपने देखा होगा एक सिंबल जिसका नाम है स्वास्तिक। स्वास्तिक को पहले दुनिया में शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, अब इसे नाजीवाद से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हिटलर की नाजी पार्टी ने स्वास्तिक का ही इस्तेमाल किया था अपने झंडों पर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एथिकली ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि आप दूसरे रेसेस को किस बिना पर मार रहे हैं, ये बोलकर कि आप निचली जाति के हैं, तो इसका मतलब तो आपको जानवरों को भी मार देना चाहिए, वो भी तो निचली जाति के हैं। ये पहली गलत बात। और दूसरी गलत बात क्या है कि आप अगर देखते हैं हिटलर की स्टोरी को, तो आप देखते हैं कि वो एक बहुत ही बढ़िया नेता हुआ करता था। बढ़िया नेता कहा जाए तो उसमें उसकी पर्सनालिटी जो थी, करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी। वो जो बोलता था लोग उसे मानते थे, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन वो अच्छा नेता नहीं था। बढ़िया नेता था लेकिन अच्छा नेता नहीं था। अब समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया नेता मतलब ऐसा नेता जो कहे लोग वो माने। अच्छा नेता का मतलब वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, लेकिन ये जो था ये लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था। इसके बाद जर्मनीज कॉन्डक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II क्या है देखिए, अनप्रेसिडेंटेड ब्रूटैलिटी, किसी भी दूसरी रेस के लोगों को मार दिया जाता था। इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, और लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी किए जाते थे। और लास्ट में सिस्टमैटिक जेनोसाइड, मतलब आप देखेंगे कि लोगों को पहले लाया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और उन्हें कहा जाता था कि आपको मुक्ति दी जाएगी, और मुक्ति देने के नाम पर उन्हें गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं। दुनिया अभी तक इनसे भी चीज़ों से उभर नहीं पाई है। होलोकॉस्ट कहते हैं इसे। जर्मनी इज जेनोसाइडल वॉर, तो क्या है देखिए, जेनोसाइडल वॉर अंडर वर्ल्ड वॉर II शैडो। यहाँ तो आप देखते हैं जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर II का सहारा लिया और क्या क्या हत्याएं की, सिर्फ हत्याएं की। देखिए क्या है, मास मर्डर ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, इनोसेंट लोगों को मारा गया। और दूसरी चीज़ है टारगेटेड ग्रुप्स कौन थे देखिए, जूस, जिप्सीज, पॉलिश सिविलियंस, डिसेबल्ड जर्मन्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। यहाँ तक कि जो लोग डिसेबल्ड थे, जो लोग विकलांग थे, उन्हें भी मार दिया गया था। खैर, हम लोग विकलांग नहीं कहेंगे, हम लोग दिव्यांग कहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो लोग विकलांग नहीं है, वो लोग दिव्यांग है। स्टैगरिंग डेथ टोल, तो आप देखेंगे कि 60 लाख लोगों को मार दिया गया था। 60 लाख कौन? ज्यूस। फिर 2 लाख जिप्सीज, उसके बाद फिर 10 लाख पॉलिश लोगों को, पोलैंड के लोगों को पॉलिश लोग कहा जाता है, और 70,000 दिव्यांग लोगों को, और वो भी कौन? जर्मन्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिव्यांग जर्मन्स को भी टॉलरेट नहीं किया जा रहा था। हिटलर चाहता था कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स जर्मनी में रहे, और कोई नहीं। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स यानी परफेक्ट जर्मन्स। पता नहीं ये कैसी सोच थी, जिसने बनाई है वही जाने। इसके बाद देखिए गैस चेम्बर का इस्तेमाल करके लोगों को मारा जा रहा था। क्या है गैस चेम्बर्स इन ऑस्विट्स, एक विख्यात जगह है ये जर्मनी की, जहाँ पर लोगों को मारा जा रहा था। न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल ने क्या बोला देखिए, 11 लीडिंग नाजी सेंटेंस टू डेथ। जो लीडर्स थे नाजी पार्टी के जो लीडर्स थे, 11 लोग थे, और इन लोगों को मार दिया गया। डेथ सेंटेंस दे दी गई, मौत की सजा दे दी गई। दूसरा, अदर्स इम्प्रिजन फॉर लाइफ, बाकी लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर रिट्रीब्यूशन वर्सेस एक्सटेंट ऑफ क्राइम्स। क्या है देखिए, डिस्क्रिपेंसी इन पनिशमेंट और एलाइज रिलक्टेंस फॉर हार्श मेजर्स। देखिए वर्ल्ड वॉर II जब आप देखते हैं तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस के कारण कहा जाए तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस के कारण लगता है कि वर्ल्ड वॉर II किया गया था जर्मनी के द्वारा। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर I में जर्मनी हारा तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस साइन हुई थी,
और वहाँ पर क्या हुआ था कि जर्मनी से काफ़ी चीज़ें छीन ली गई थी, उसके संसाधन छीन लिए गए थे, उसकी ज़मीन छीन ली गई थी। तो जर्मन लोगों में भी थोड़ी क्या कहते हैं नफ़रत तो पैदा हुई होगी। और आप देखेंगे कि दोनों वर्ल्ड वॉर जो है ये राष्ट्रवाद की सोच के कारण हुए हैं। अजीब सी बात है, राष्ट्रवाद कहता है कि आप अपने लोगों में मिल कर रहें, लेकिन वो कभी नहीं कहता कि दूसरों से नफरत करें। लेकिन जब राष्ट्रवाद फैली, जब यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, तो लोग क्या करते थे, अपने देश को तो प्रेम करते थे, अपने देश से तो बहुत प्रेम था, लेकिन बाकी देशों से कट्टर दुश्मनी थी। अगर आप देखेंगे तो भारतीय लोग भारत से तो अखंड प्रेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से नफरत। सीधी सी बात है, वही हो रहा था यूरोप में उस समय, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय पे। अभी तो हालांकि हालात बहुत अच्छे हैं यूरोप में, यहाँ तक कि काफ़ी सारे देशों के बीच में तो बॉर्डर्स भी नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि पनिशमेंट कम दी गई, और दूसरी चीज़, एलाइज को डर था कि अगर इन्हें ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा तो ये लोग दोबारा से एक वर्ल्ड वॉर 3 खड़ा कर देंगे, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं करना। ट्रेसिंग नाजी राइज टू वर्ल्ड वॉर 1 आफ्टरमैथ। यहाँ पर देखिए आफ्टरमैथ क्या है, जर्मन्स एक्सपीरियंस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सीड्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी प्लांटेड। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया था, और वॉर क्रिमिनल घोषित करने के बाद क्या किया गया, उससे उसके संसाधन छीन लिए गए, उससे उसकी ज़मीन छीन ली गई। तो इस सभी चीज़ों से क्या होगा, लोग, जाहिर सी बात है कि जो जिन लोगों ने पनिशमेंट दी है उसके खिलाफ नफरत पैदा होगी, और यही हुआ, जर्मनी में नफरत पैदा हुई, और इसी के कारण हिटलर जैसा एक नेता बना जिसने दुनिया को दिखा दिया कि लोगों को कैसे मारा जाता है। खैर, आप लोग उससे इंस्पायर ना हो। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, तो फिर एक नए रिपब्लिक को बनाया गया जिसका नाम था वेमार रिपब्लिक। तो पहली बात आपको जानना होगा यहाँ पर रिपब्लिक क्या होती है। रिपब्लिक एक ऐसी सरकार होती है, रिपब्लिक एक ऐसा देश होता है जहाँ पर लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही रिपब्लिक कहते हैं। और देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था, और इस समय जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर वर्सेस एलाइज। एलाइज में कौन कौन है, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। बाद में कौन कौन जुड़ जाते हैं एलाइज में, बाद में यूएस जुड़ जाता है जर्मनी के कारण। जर्मनी ने उनकी रॉयल नेवी की एक बोट उड़ा दी थी, रॉयल नेवी इंग्लैंड की नेवी, उसके एक बोट उड़ा दी थी जिसका नाम था लुटिजानिया ऐसे करके कुछ, और उसमें लगभग 120 से 30 अमेरिकन लोग थे जिनकी जान चली गई थी, 1100 लोग मारे गए थे उसमें। जर्मनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करता था, यू बोट। तो इन्हीं यू बोट से टॉर्पीडोज छोड़े जाते थे, और टॉर्पीडोज जाकर लगा ल्यूटिनेजिया ऐसे करके शिप का नाम था, एक बार आप चेक कर लेंगे। और हुआ क्या, वहाँ पर 1100 लोगों की मौत हो गई, और साथ में 120 से 30 के बीच में अमेरिकन की जान चली गई थी। और इसके बाद ही अमेरिका वॉर में कूदा था। ये हुआ था 1915 में, लेकिन अमेरिका वॉर में आया 1917 में। तो ये 2 साल लग गए थे अमेरिका को भी वॉर के लिए प्रिपेयर करने में। तो देखिए, और जैसे ही अमेरिका आया, जर्मनी हार गया। होप्स फॉर क्विक विक्ट्री। जर्मनी को लगता था कि जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और प्रोलॉन्ग वॉर ड्रेन्स यूरोप्स रिसोर्सेस। इतना लंबा वर्ल्ड वॉर है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े देश चल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, सारे ग्लोबल एम्पायर, उसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और यहाँ पर एक और था ऑटोमन एम्पायर, वो भी एक ग्लोबल पावर। इन सारे शक्तियों में लड़ाई हुई, तो इसीलिए इनको वर्ल्ड वॉर कहा गया। भले वर्ल्ड वॉर का मतलब अगर सही मायनों में देखा जाए तो पूरी दुनिया लड़ रही हो, तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरी दुनिया के लोग लड़ रहे हैं। असल में कैसे, ये लोग भी तो अफ्रीका से लोगों को उठा कर ले जाते थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे दुनिया के लोग लड़ रहे थे, भारत भी लड़ा था। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया इसे। और देखा जाए तो हिस्टोरियंस, यूरोपियन हिस्टोरियंस जब शुरू हुई थी इसे, तो कहते थे अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी ऐसा युद्ध जो बाकी सारे युद्ध को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका वर्जन 2 भी आया, वर्ल्ड वॉर 2। होप्स फॉर क्विक विक्ट्री। जर्मनी को लगता था कि जल्दी जल्दी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और प्रोलॉन्ग वॉर से यूरोप के सारे संसाधन खाली हो गए। जर्मनी शुरू में तो जीत रहा था। देखिए, ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर अटैक किया और फ्रांस को हथियार लिया था। फ्रांस की आधी जमीन हथियार ली थी, उसका नाम विच्चा रख दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1917 में यूएस वॉर में एंट्री करता है, और उसके बाद फिर जर्मनी की बैंड बज जाती है। देखिए, एलाइड स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे, यूएस एंट्री इन 1917, एलाइड विक्ट्री एंड इंपीरियल जर्मनीज डिफीट। क्या होता है,
एलाइज जीत जाते हैं और जर्मनी हार जाता है। नवंबर 1918 एब्डिकेशन ऑफ एम्परर। एम्परर का नाम था, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के समय जर्मन एम्परर का नाम था काइजर विल्हेल्म टू, जिसे काइजर विलियम टू भी कहा जाता है। तो अगर आपको याद करना है तो याद कर ले कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय कौन था, काइजर विल्हेल्म टू। अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल चेंज। तो इसके बाद देखिए जब एम्परर भाग गया वहां से तो पॉलिटिकल चेंज की शुरुआत हुई। वैसे इस राजा की मौत 1941 में हुई थी, डून नाम के जगह पर शायद। तो अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल चेंज, हार के बाद पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। कैसे? जर्मनी को रिपब्लिक बना दिएगा, वेयरमार रिपब्लिक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयरमार रिपब्लिक। वीएमआर नेशनल असेंबली बनाई गई और यहाँ क्या है, फॉर्म्ड पोस्ट डिफीट, हारने के बाद बनाई गई। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कब की गई? 1918 में की गई। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या थे? देखिए फेडरल स्ट्रक्चर था जर्मनी का। अगर आप देखेंगे तो भारत का भी एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसे? एक यूनियन है। यूनियन मतलब आप देखेंगे क्या, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद उसे तोड़ दिया, मतलब पूरे देश को तोड़ दिया गया है। कैसे? स्टेट्स में, और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसे ही कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। वैसे जब संविधान बन रहा था तो बात हुई थी लोगों में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों में बात हुई थी कि भारत को यूनियन होना चाहिए या फिर फेडरेशन होना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि फेडरेशन का मतलब होता है कि स्टेट आपस में बस जुड़े हुए हैं और जब मन करेगा तब छोड़ दिया जाएगा, मतलब देश को छोड़ सकते हैं। तो फेडरेशन तो हम नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे? यूनियन कहेंगे। तो वैसे किसी का आइडिया भी था कि भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स से आपको क्यों इतना प्रेम है, अमेरिका से क्यों इतना प्रेम है आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सुनने में कैसा लगता है आप सोचिए। इक्वल एंड यूनिवर्सल वोटिंग, जितने भी लोग हैं एक वोट दे सकते हैं और उनके एक वोट की गिनती एक वोट ही होगी, उससे ज्यादा नहीं। और सब लोग को वोट देने का अधिकार होगा, बच्चों को छोड़कर। इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वोटिंग, औरतों को भी वोटिंग में हिस्सा दिया गया। कब? 1918 में। कहां पर? जर्मनी में। जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहा जाता है। देखिए क्या है, डिप्यूटीज इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये इसे ही फ्रेंचाइज भी कहा जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इसे ही यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए राइक्सटैग में बैठे लोग। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, अब बात करना है कि हुआ क्या जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में। तो हार्श पीस ट्रीटी थी। देखिए शांति समझौता तो था, लेकिन बहुत ही कड़वा घोट पीना पड़ा था। कह दीजिए कि जहर पिला दिए। कैसे? अनफेवरेबल टर्म थे जर्मनी के लिए। क्या है देखिए, लॉसेज एंड टेरिटरीज, ओवरसीज कॉलोनीज लॉस्ट। जितनी भी जर्मनी की ओवरसीज कॉलोनीज थी उसे छोड़ना पड़ा। ऐसा कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स आते थे और वही रॉ मटेरियल्स यूज करके जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया के छक्के छुड़ा दिए थे जर्मनी ने। रशियन रेवोल्यूशन में मैंने बताया था आपको कि रशिया की सेना को छोड़कर भागना पड़ा था। तो रशिया के छक्के छुड़ा दिए थे जर्मनी ने। और जर्मनी और रशिया के बीच में फिर 1917 में एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। मुश्किल नाम है लेकिन आप याद कर लेंगे, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। मुश्किल नाम तो है लेकिन याद करना होगा, एक बार मैं लिख भी देता हूं। तो देखिए ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क, ये ट्रीटी का नाम है। और यहां पर रशिया ने माना कि नहीं, हम नहीं लड़ सकते आपसे, माफ करिए हमें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में तो जर्मनी के जितनी भी कॉलोनीज थे उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर पॉपुलेशन में भी कमी आई। कैसे? वॉर में जितने भी लोग मरे थे उसके कारण। उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल लॉस, काफ़ी सारे जर्मनी के जो हिस्से थे उसे बांट दिया गया था अलग अलग देशों में ताकि जर्मनी बढ़ ना सके। देखिए कैसे, क्या ट्रीटी के क्या कहते हैं नियम थे, टर्म्स एंड कंडीशन थे। देखिए इकोनॉमिक डिप्लीशन, लॉस ऑफ रिसोर्सेस, 75% आयरन और 26% कोल। आयरन और कोल ये दोनों देना पड़ा किसको? यूरोपियन एलाइज को, एलाइड नेशंस को। डीमिलिटराइजेशन, एलाइड पावर्स वीकेन जर्मन मिलिट्री। कैसे वीकेन किया गया?
कि आप सोल्जर्स ज़्यादा नहीं रख सकते, शायद 2 लाख सोल्जर्स रखने के ये था, और 24 नेवल शिप आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ये जर्मनी को दिया गया था कि आप 1 लाख सोल्जर्स रख सकते हैं और 24 नेवी शिप रख सकते हैं, और क्या कहते हैं, एयरफोर्स आप नहीं रखेंगे, मतलब आप एयरप्लेन्स नहीं बनाएंगे। ये सब जर्मनी के ऊपर थोपे गए थे नियम। वॉर गिल्ट क्लॉज, जर्मनी ब्लेम्ड फॉर वॉर। देखिए, शुरू तो हुई थी वॉर ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में, क्योंकि सर्बिया के लोगों ने ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फर्डिनांड को मार दिया, उनकी वाइफ को मार दिया। लेकिन यहाँ पर जर्मनी को ब्लेम किया गया वॉर के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेजेस, तो इन्हें रिकंस्ट्रक्शन के भी पैसे देने थे एलाइज को। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके ऊपर की जाए तो आपको भी नफरत हो जाएगी, जिसने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इम्पैक्ट ऑन वेमार रिपब्लिक। देखिए, कंपनसेशन बर्डन। अब यहाँ पर देखिए, ट्रीटी ऑफ पीस, ये फोटो मैंने जानबूझ कर डाली है। द एलाइड एंड एसोसिएशन पावर्स एंड जर्मनी, किसके किसके बीच में है? द एलाइड एंड एसोसिएटेड पावर्स एंड जर्मनी के बीच में है। द प्रोटोकॉल अनेक्स देयरेटो, the agreement respecting the military occupation of the territories of Rhine, and the treaty between France and Great Britain respecting assistance to France in the event of unprovoked aggression by Germany, signed at Versailles June 28, 1919। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कब हुई? 1990 को, जून 28, 1919। ठीक है। अब देखिए, कंपनसेशन बैरियर, वैसे मैं इसे समझा नहीं रहा क्योंकि समझने लायक कुछ है नहीं यहाँ पर। बस बात की गई है कि जर्मनी जो है उसके टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया जाएगा। और दूसरी बात है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसमें फ्रांस के लिए जो मदद भेजी गई थी इंग्लैंड को द्वारा, उसे रिस्पेक्ट करने की बात की गई है। ये है सिर्फ फर्स्ट पेज है, वैसे जो किताब का ऊपरी कवर होता है वो है। आप देख रहे हैं यहाँ बाइंडिंग है, ये वाली, ये किताब है, यहाँ पर बाइंडिंग है और हार्ड कॉपी वाली किताब है। कंपनसेशन बर्डन, तो देखिए कितना पेमेंट करना पड़ा जर्मनी को। देखिए 6 बिलियन पाउंड ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी है, यहाँ पर डॉलर्स नहीं है, पाउंड है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ राइनलैंड, रिसोर्स रिच एरिया ऑक्यूपाइड बाय एलाइज, असल में राइनलैंड फ्रांस को दी गई थी उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद नेगेटिव परसेप्शन, वेमार रिपब्लिक हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीट इन वॉर, ह्यूमिलिएशन एट वर्साइलेस। तो ये दोनों चीज़ें, वेमार रिपब्लिक को लोग सोचते थे क्या करने के लिए? डिफीट एंड वॉर में जो हार हुई थी वेमार रिपब्लिक के कारण, जबकि लड़ाई तो जर्मनी कर रहा था। और दूसरी बात है ह्यूमिलिएशन एट वर्साइलेस। यही, अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है तो आपको पता होगा कि वर्साइलेस फ्रांस के किंग लुइस 16 का महल हुआ करता था। अभी देखिए, वेमार रिपब्लिक पोस्ट वॉर चैलेंजेस क्या है? पहले जर्मनी क्रेडिट देता था, यानी पैसे देता था, अब डेप्टर्स बन गया, अब कर्ज में डूब गया। दूसरी बात, वेमार बर्डन, गिल्ट, ह्यूमिलिएशन एंड कंपनसेशन, ये तीनों चीजें, गिल्ट, वॉर गिल्ट, ह्यूमिलिएशन, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जिस तरह से इन्हें बेइज्जत किया गया था, और तीसरी चीज है कंपनसेशन, जितने भी इन्होंने जितनी भी तोड़फोड़ मचाई थी उसका पैसे इन्हें ही भरना था। फाइनेंशियल स्ट्रेन भी था, फोर्स्ड पेमेंट्स और क्राइसिस, जबरदस्ती इन्हें पेमेंट कराई जाती थी, पैसे नहीं है फिर भी। उसके बाद सपोर्टर्स टारगेटेड सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। सपोर्टर्स किसे टारगेट किए? सोशलिस्ट लोगों को, कैथोलिक्स लोगों को और डेमोक्रेट लोगों को। और इसके बाद टर्म नवंबर क्रिमिनल फॉर सपोर्टर्स। देखिए, वेमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर है वो किसे क्रिटिसाइज करते थे? सोशलिस्ट लोगों को, कैथोलिक्स लोग को और डेमोक्रेट्स को। और उसके बाद फिर नवंबर क्रिमिनल्स इसी के नाम पे रखा गया था, इसी को नाम दिया गया था, क्या कहते हैं, वेमार रिपब्लिक को ही कहा गया था नवंबर क्रिमिनल्स। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन यूरोप पर वॉर का क्या इम्पैक्ट था? देखिए, सोल्जर सेंट्रिक शिफ्ट अबव सिविलियंस। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सोल्जर्स जो थे उन्हें सिविलियंस से ऊपर माना जाता था। हालांकि बात ऐसी होनी भी चाहिए कि सोल्जर्स जो हैं सिविलियंस से ऊपर है, क्योंकि सिविलियंस को बचाते हैं सोल्जर्स बाहरी खतरे से, तो सोल्जर्स को एक तरह से ऊपर देखना भी चाहिए। लेकिन अब देखेंगे कि रोड पर चल रहे हैं और अगर लोगों को मारने लगे तो अलग ही बात है ना। मीडिया ग्लोरिफिकेशन वर्सेस हार्श रियलिटी। यहाँ पर देखिए, सोल्जर्स को ग्लोरीफाई तो किया जा रहा था कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए मर रहे हैं,
तो इनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में कुछ और था। रियलिटी में सोल्जर्स को केवल ग्लोरीफाई ही किया जा रहा था, जिंदगी इनकी अच्छी नहीं थी। चैलेंजेस क्या था? गैस, शेलिंग, रैपिड लॉस। अब क्या है गैस और शेलिंग और रैपिड लॉस? जब वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखेंगे तो ट्रेंच वॉरफेयर होती थी, मतलब जमीन में गड्ढे खोद दिए, और गड्ढे ऐसी नहीं, नालियां, बड़ी बड़ी नालियां खोद दिए। अब इन नालियों में प्रॉब्लम यह है कि यूरोप का वेदर है, कभी बारिश हो रही है, कभी स्नो पड़ रहा है। 4 साल लड़ाई हुई है, तो कभी बारिश हो रही है, कभी स्नो पड़ रही है। और अगर लोग मारे गए तो दूसरे जो लोग थे वो उठाकर गड्ढे से बाहर भी लाशों को नहीं रख सकते थे। मैं थोड़ी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलीबल क्या कहते हैं, मेलो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी। जो सच्चाई है वो बात है कि जब सोल्जर्स मारे जाते थे ट्रेंचेस के अंदर, तो उनकी डेड बॉडीज को उठाकर बाहर भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि सामने से गोलियां चल रही है। अगर आप उठाकर रखेंगे तो आप भी मारे जाएंगे। तो वहीं पर डेड बॉडीज सड़ जाती थी, लाशें सड़ जाती थी, और लोग उस महक के बीच में लड़ रहे थे, उस दुर्गंध के बीच में लड़ रहे थे। आप सोच सकते हैं क्या किस तरह का हालत रहा होगा इन सोल्जर्स का। वॉर प्रोपेगेंडा, अग्रेशन, ऑनर। अब वॉर सारे देश क्या कर रहे हैं? वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे वॉर जो होती है एक पॉइंटलेस एक्सरसाइज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लास्ट में आप वॉर तो जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद पीस नहीं होती, इसके बाद साइलेंस होता है। राइज ऑफ कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फिर राइज ऑफ कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। कैसे? हिटलर, जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, इस तरह के लोग। फ्रैजाइल डेमोक्रेसी अमिड इंस्टेबिलिटीज। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, और इसका काम था पीस कीपिंग इसका काम था, लेकिन ये पीस कीपिंग कर नहीं पाई थी। बहुत प्रॉब्लमैटिक बात। इसके बाद पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस। क्या है? वेमार रिपब्लिक एंड स्पार्टसिस्ट अपराइजिंग। वेमार रिपब्लिक बढ़ा, सोवियत एस्टैब्लिश्ड, बर्लिन चेंज्ड एटमॉस्फेयर। सोवियत बना। सोवियत कौन सा? सोवियत अगर कहा जाए तो रशिया से जोड़कर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर यूनियन बनाया गया, वर्कर यूनियन, और उसके बाद फिर बर्लिन का एटमॉस्फेयर बदल दिया गया। वेमार में मीटिंग हुई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप दिया गया। उसके बाद सप्रेशन बाय वेमार रिपब्लिक, फ्री कॉर्प्सेस हेल्प, लोगों को रोका गया। स्पार्टसिस्ट फॉर्म, कम्युनिस्ट पार्टी, जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। कम्युनिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट इन इररिकॉन्साइलेबल। अब देखिए, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों आपस में आकर क्या शांति समझौता नहीं कर पाते थे। शुरू उस समय की बात थी। आजकल तो कम्युनिस्ट और क्या कहते हैं, सोशलिस्ट, ये लोग आपस में ही काम करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट को ही सोशलिस्ट कह दिया जाता है। पहले ऐसी बात नहीं थी। मिस्ड यूनिटी वर्सेस हिटलर, रेवोल्यूशनरीज, और लास्ट में नेशनलिस्ट क्रेविंग रेडिकल सॉल्यूशन। इस पेज का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर अब जर्मनी में एक हेटफुल सोच की शुरुआत हो रही है, नफरत वाली सोच की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है हिटलर की। अब यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस, और यहाँ पे देखिए मैंने मीम लगा दिया है, नॉट स्टॉक्स। जब 1923 में आता है तो जर्मनी देखिए फंडेड वॉर विद लोन्स ओड रिपेरेशन इन गोल्ड। जर्मनी क्या कर रहा है? जर्मनी लोगों को गोल्ड में पेमेंट कर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम ये है। उसके बाद फिर गोल्ड रिजर्व डिप्लीटेड एज रिसोर्सेज वर स्कार्स। रिसोर्सेज जर्मनी के पास वैसे भी कम थे, तो गोल्ड रिसोर्स खत्म हो गया, गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया। फ्रेंच रिएक्शन, जर्मनी रिफ्यूज रिपेरेशन पेमेंट। तो फ्रांस को जर्मनी ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें राइनलैंड दे दिया गया था। फ्रेंच ऑक्यूपाइड रर फॉर ओल्ड कोल। तो फ्रांस ने क्या किया? रर नाम की एक जगह है जर्मनी में, उसे एनेक्स कर लिया, उस पर अपना धौक जमाने लगे, हड़प लिया, सीधा सा बात है। और वहां से क्या किया? कोयला निकालने लगे। अब देखिए जर्मन रिस्पॉन्सेस में क्या हुआ? पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रेंच ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर रेजिस्ट तो किया इन्होंने, विद्रोह तो किया, विरोध तो किया, लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस थी, यानी दूर से। उसके बाद रेकलेस प्रिंटिंग ऑफ पेपर करेंसी, जबरदस्ती पेपर करेंसी प्रिंट करने लगे, और यहां से शुरू होता है हाइपर इन्फ्लेशन का काम। जब आपके पास देखिए आपकी इकोनॉमी है, और आपकी इकोनॉमी में पैसे उतने ही चलते हैं जितने आपके देश की जीडीपी है। जीडीपी देखा जाए तो पूरे देश को आप कितने में बेच सकते हैं, कुल पैसा आपके देश का। ठीक है, तो जर्मनी में आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, उस समय इकोनॉमिक्स उतनी डेवलप्ड नहीं थी,
तो इन्होंने रैंडम नोट्स छापने शुरू कर दिए। अब अगर लोगों के पास आप ज़्यादा नोट छापेंगे तो आपके मार्केट में ज़्यादा नोट घूमेंगे, सप्लाई होगा, नोटों का ज़्यादा सप्लाई होगा, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे। और जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे तो सिंपल सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी। आपके पास अगर खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे हैं, मान लेते हैं कि पहले मैंने आपको 100 रुपये दिए, आप जाकर कुछ खरीदेंगे। मान लेते हैं कि उन 100 रुपये से आपने कॉपीज़ खरीद ली और पेन्स खरीद लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। अब आपके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा है तो सिर्फ आप कॉपी पेन पे तो नहीं रहेंगे, अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे। मिठाई खरीद ली, कोका कोला खरीद लिया। देखा आपने कैसे डिमांड बढ़ा। और डिमांड तब तक, अगर आप इकोनॉमिक्स देखते हैं तो डिमांड तब तक आप नहीं करते जब तक आप कुछ खरीद नहीं लेते। सिर्फ सोचने से डिमांड नहीं होता। अगर आप सोचेंगे मुझे नया मोबाइल फ़ोन चाहिए तो वो डिमांड नहीं है, वो बस वांट है आपकी। तो आप डिमांड कैसे करेंगे, आप जाकर उस मोबाइल फ़ोन को खरीद लेंगे तो वहाँ पर एक खाली जगह बचेगी दुकान वाले के पास, तो दुकान वाला दोबारा ऑर्डर करेगा कंपनी के पास, कंपनी फ़ोन भेजेगी, फिर कंपनी को एक नया फ़ोन बनाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं डिमांड बनाना। तो इकोनॉमिक्स में जब तक आप कुछ खरीद नहीं लेते तब तक आप डिमांड नहीं करते किसी चीज़ की। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्या करेंगे वो लोग, जाकर लाइनें लगा देंगे, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। ऐसा प्रॉब्लम होता है और इससे ही महंगाई बढ़ती है। क्यों? आपकी करेंसी की ये बताने से पहले मैं वो भी बता ही दूँ कि मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, आपके पास 3 लोग हैं और तीनों के पास 100-100 रुपये हैं और आप आम बेच रहे हैं। आप 1 केजी आम जो है 80 रुपये में बेच रहे थे, तो तीनों के पास 100-100 रुपये है, आपने देख लिया। अब तीनों आम मांग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 1-1 किलो आम तीनों मांग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आम की कीमतों को बढ़ा दें। तो 110 रुपये कर दिया गया, चलिए 100 रुपये थे उनके पास तो 110 कर दिया मैंने। तो अब क्या कर सकते हैं, जिसके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा वही ना खरीदेगा, बाकी 2 लोग तो नहीं खरीदेंगे। अगर होगा तो खरीदेंगे, तो फिर परेशान करेंगे आपको, अगर नहीं हुआ तो जिसके पास 10 रुपये होंगे वो खरीदेगा। तो क्या हुआ, आपने दाम बढ़ा दिए, तो उससे हुआ क्या, असल में उससे उनके पास जो पैसे थे उसकी खरीदने की क्षमता कम हो गई। और यही होता है अंधाधुंध नोट छापने से। इसलिए किसी भी देश में अंधाधुंध नोट नहीं छापे जाते। लेकिन जर्मनी को यह पता नहीं था, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, हुआ यही कि जर्मनी ने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। और यहाँ पर देखिए, जर्मनी की करेंसी का नाम था मार्क, और मार्क टू डॉलर एक्सचेंज रेट कैसे कैसे बढ़ा और घटा है। देखिए, अप्रैल में 24,000 मार्क $1 था। जैसे आप लोग कहते हैं कि $1 में 82 रुपये होते हैं अभी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, उसी तरह से यहाँ पर देखिए अप्रैल में क्या है, 1923 की बात कर रहे हैं हम। अप्रैल में $1 में 24,000 मार्क्स। फिर जुलाई में $1 में 3,53,000 मार्क्स। उसके बाद फिर अगस्त में देखेंगे तो $1 में 46,21,000 मार्क्स। और उसके बाद फिर दिसंबर में देखेंगे तो ये देखिए करोड़ों में चली गई, 9,88,60,000 मार्क्स। आप देख रहे हैं क्या हालत हुई होगी। इसे कहता है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी 4 तरह की होती है, लेकिन वो अभी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे कहता है हाइपर इन्फ्लेशन। एकदम से पैसे की वैल्यू डूब गई, पैसे में खरीदने की क्षमता कम हो गई। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, हाइपर इन्फ्लेशन, रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। अचानक से प्राइस इंक्रीज हो जाए। प्राइस इंक्रीज होना, दाम बढ़ना, इसका मतलब है कि आपकी जो करेंसी, आपकी जो मुद्रा है, उसकी खरीदने की क्षमता कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। ये बहुत मुश्किल, मतलब खराब बात है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। भारत में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ना भी चाहिए। भारत में ही नहीं, मतलब पूरी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ना भी चाहिए। लेकिन ये इन्फ्लेशन जो है बढ़ता है जब 2 से 4% के रेट से बढ़ता है तो ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो मुश्किलों की बात है। उससे कम अगर बढ़ रहा है, 2 से कम की स्पीड से बढ़ रहा है तो भी मुश्किल की बात है। स्टेबिलिटी तो काफ़ी रहेगी 2 से कम में, लेकिन मुश्किल की बात हो वो। यहाँ पर देखिए, ये जर्मनी फोटो है, किस तरह से नोट लेकर जा रहा है ये इंसान, और ये ब्रेड खरीदने जा रहा था। मुश्किलों का समय, हाइपर इन्फ्लेशन, एक बार फिर से देख लीजिए। हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस, सोरिंग गुड्स प्राइसेस ड्यू टू मार्क्स डिवैल्यूएशन। मार्क्स जो है, मार्क क्या है, जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी की करेंसी, और वो डिवैल्यूएट हो गई। मतलब सोच लीजिए कि 24,000 से 9 करोड़ $1 में, तो डिवैल्यू कैसे हो गई,
इकोनॉमिक इमेज, जर्मन विथ करेंसी फॉर ब्रेड, ये वाली देखिए, ये फोटो जो है, ये ब्रेड खरीदने जा रहा है इंसान, कितने नोट लेकर जा रहा है सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। वर्ल्ड वाइड सिंपैथी ड्यू टू पब्लिसाइज्ड इमेजेस, तो दुनिया में भी इसके लिए दुनिया ने भी दया भावना दिखाई जर्मनी पर, ज़्यादा दया भावना दिखाई नहीं, बस दया का क्या कहें, दया भावना से देखना, उसके लिए कुछ करना नहीं, बस यही किया जर्मनी दुनिया ने। हाइपर इन्फ्लेशन डिफाइंड, और यहीं से शुरू हुई हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है उसे डिफाइन किया गया। अब देखिए ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में, तो आप ये जो मूर्तियां देख रहे हैं यहाँ पर, ये असल में इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रेट डिप्रेशन के समय में हुआ था ऐसा कुछ, कि लोग जो थे सड़कों पर खड़े रहते थे ब्रेड लेने के लिए या फिर कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का जब समय चला था, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, पूरी दुनिया पर असर पड़ा था। 1929 से 1933 तक का समय था। लोगों हुआ ऐसा था कि प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो गया था और लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, जिसके कारण डिप्रेशन शुरू हो गया, अगर समरी में देखा जाए तो 1924 से 28 तक क्या होता है देखिए, पीरियड ऑफ अपेरेंट स्टेबिलिटी बट बिल्ट ऑन फ्राइजाइल ग्राउंड्स ड्यू टू जर्मन रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए। तो अमेरिका से जर्मनी लोन ले रहा था और इसी के लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी हुई थी। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया, और वॉल स्ट्रीट जैसे ही क्रैश होता है, शेयर्स के दाम जो थे अचानक से ऊपर नीचे हो गए, और लोग शेयर्स बेचने लगे, और शेयर्स बेचने के कारण वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था। वॉल स्ट्रीट क्रैश होने के बाद शेयर बेच रहे थे, शेयर बेचने के कारण क्या हो गया, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो गए और इन्फ्लेशन बढ़ गया, और यहाँ से शुरू होता है ग्रेट डिप्रेशन। 1929 अक्टूबर 24 1929 13 मिलियन शेयर सोल्ड। 13 मिलियन मतलब आप देख लीजिएगा 1 करोड़ के आसपास हो गया, 1 करोड़ 30 लाख, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। 1929 to 32 US national income shrinks by 50% causing factory closures, export decline and farmer hardships। क्या हुआ देखिए, अमेरिका का जो जीडीपी था, जो नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं जीडीपी, वो 50% कम हो गया। अगर देखा जाए तो अगर इंडिया में ऐसा अभी माने तो इंडिया की जीडीपी लगभग है $3.7 ट्रिलियन, उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगले साल उतनी जीडीपी होगी भारत की। इस तरह से 3.7 को आप 2 से डिवाइड करके बताइए मुझे कमेंट में, 3.7 ट्रिलियन को असल में, और वो भी डॉलर। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड रिपरकशंस ड्यू टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द यूएस इकोनॉमी। होता ऐसा है कि अमेरिका से ही पूरी दुनिया जुड़ी हुई थी शुरू, उस समय भी, अभी भी जुड़ी हुई है। अमेरिका अगर किसी पर सैंक्शन लगाता है तो अभी भी काफ़ी सारे देश बर्बाद हो जाते हैं, जैसे वेनेजुएला, जैसे रशिया पर सैंक्शन लगाने की कोशिश की गई, लेकिन रशिया ने बोला नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ग्लोबल इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा। जब अमेरिकन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गिरा तो पूरी दुनिया पर इस पर असर पड़ा, और ऐसा एक बार 2008 में भी हुआ था, और वहाँ से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ी थी, और वो सब देखने के लिए हम लोग थे, मैं था असल में, आप लोग नहीं होंगे शायद, लेकिन मैं था। किस तरह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं वो मैंने देखा था। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि उस समय मैं छोटा ही था, 8 साल का बच्चा था 2008 के समय में। तो एक समय मैंने देखा कि चीनी जो हम लोग खरीद रहे थे वो 16 रुपये प्रति किलो था, मतलब 1 केजी चीनी अगर आप खरीदते तो 16 रुपये आपको देना पड़ता। लेकिन जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई 2008 में, तो 16 रुपये से अचानक से चीनी का दाम बढ़कर 36 रुपये हो गया। 36 मतलब 36, और 16 से अगर 36 अचानक से हो जाए किसी चीज़ के दाम, तो सोचिए लोगों को क्या दिक्कत होगी, खास करके मिडिल क्लास लोगों को, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। अमीर लोग तो फिर भी 36 रुपये में खरीदेंगे ही चीनी, लेकिन हम लोग तो इस सभी चीज़, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ जब भी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ाता हूँ लोगों को। तो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जर्मन इकोनॉमी हिट हार्डेस्ट विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एट 40% ऑफ 1929 लेवल बाय 1932। 1929 में अगर ये लोग 100 किलो चीनी बना रहे थे तो 1932 में 40 बना रहे थे। ये हालत हो गई थी। 40 किलो चीनी, 40 चीनी नहीं, 100 किलो चीनी अगर 1929 में जर्मनी बना रहा था तो 1932 में 40 किलो चीनी बना रहा था। मैसिव जॉब लॉसेस, रिड्यूस्ड वेजेस एंड 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड। तो जर्मनी में हुआ क्या, लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा था, पैसे कम दिए जा रहे थे, और साथ में लगभग 60 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। सीन्स ऑफ डेस्परेशन,
men willing to do any work, placards, unemployed youth resorting to card games, street corners and job queues. ये सारी चीजें हो रही थी। देखिए क्या है, लोग जैसे कभी भी प्रोटेस्ट में आप देखते हैं लोग ऐसे करके प्लेकार्ड्स पकड़ते हैं। प्लेकार्ड्स क्या होता है, एक पोस्टर तरह का चीज होता है, कार्डबोर्ड पर लिखा हुआ। तो कार्डबोर्ड पर लोग लिख कर खड़े रहते थे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, विलिंग टू डू एनी जॉब्स, बस पैसे दो। उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयड यूथ्स, जो युवा जनसंख्या थी वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी थी, वो लोग सड़कों पर कार्ड गेम्स खेलते थे, सड़कों के कोने पर खड़े रहते थे, कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे। एस्केलेटिंग प्रॉब्लम्स, राइजिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज अमंग अनएम्प्लॉयड यूथ, वाइड स्प्रेड डिस्पेयर। हुआ क्या, जब लोगों के पास काम नहीं होती है तो क्राइम बढ़ता है। जब अगर आप लोगों को काम दे देंगे तो क्राइम नहीं होगा, क्राइम बहुत कम होगा। और अगर आप लोगों को काम नहीं देंगे तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे देशों में देखा गया है। जैसे आप भारत से जापान को कंपेयर कर लें, जापान का क्राइम रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास काम है। और काम क्यों है? क्योंकि उसके पास उतना रिसोर्सेज है। आपके पास संसाधन होंगे नहीं तो आप यूज़ कैसे करेंगे? अगर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे देंगे? सीधी सी बात है। जापान के पास पॉपुलेशन कम है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो आप देखेंगे कि टोक्यो में रश आवर में कितने सारे लोग अचानक से ट्रेन में घुसते हैं, ट्रेन में खड़े रहने की जगह नहीं होती, लेकिन वो केवल टोक्यो जैसे बड़े शहर का फीचर है। ऐसा काफ़ी सारे शहरों में होता है, बॉम्बे में भी होता है ऐसा। रश आवर के समय में आप देखेंगे ट्रेन कैसे भरी हुई रहती है। तो टोक्यो को अगर हटा दे तो जापान में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, जितना एरिया है उसके पास उसके हिसाब से पॉपुलेशन नहीं है। और दूसरी बात, उनकी जो इकोनॉमी है भारत की इकोनॉमी से बड़ी है, पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन नहीं होने के बाद उनकी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बड़ी है। जापान का पॉपुलेशन शायद 22 करोड़ है और इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की। भारत का जो पॉपुलेशन है, वो भारत की जो जनसंख्या है वो अभी लगभग 140-42 करोड़ के बीच में है। और भारत की इकोनॉमी कितनी है? 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स की। ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने एक डेढ़ महीने पहले ही पढ़ा था। तो आप देख लीजिए कि जापान के पास कितने पैसे हैं अपने लोगों के लिए। 22 करोड़ लोगों के लिए। अब एक बार जापान का पॉपुलेशन भी आप देख लेंगे, 22 करोड़ है 2 करोड़ है, मुझे ये भी नहीं याद है। तो 22 करोड़ लोगों के लिए कितने पैसे हैं उनके पास? कितनी जीडीपी है? 5 ट्रिलियन की जीडीपी है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की। अब भारत का जीडीपी कितना है? 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स, 140 से 42 करोड़ लोगों के लिए। तो हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है। उनके पास लोग कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। और ऐसे में आप काम दे सकते हैं लोगों को। और जब आप काम दे पा रहे हैं लोगों को, तो लोगों के पास करने के लिए कुछ है और साथ में पैसे भी हैं, तो वो लोग क्राइम के लिए रिजॉर्ट नहीं करेंगे, वो लोग जुर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समय नहीं है, सोचने का समय नहीं उतना भारत में, या फिर बहुत कम ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं करेंगे, होता है जुर्म होता है, लेकिन बहुत कम होता है। भारत में जुर्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर आप लोगों को काम दे देंगे तो सीधी सी बात है कि उनके पास ऐसी उल्टी पल्टी चीज़ें सोचने का समय नहीं रहेगा। आइए ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए, एंग्जाइटी एंड फियर ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। अब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस का समय चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के समय सिर्फ पूरी दुनिया पर होगा तो जर्मनी पर भी असर होगा। जर्मनी तो कोई स्पेशल है नहीं, और जब हम लोग जर्मनी की यहाँ बात कर रहे हैं तो वीमार रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। तो सारे सोशल सेगमेंट्स थे, सबको चोट लग रही थी इससे। देखिए, मिडिल क्लास जो है, सैलरीड लोग जो है, जो पेंशनर्स हैं, उन लोगों की सेविंग्स खत्म हो जा रही है। क्यों सेविंग्स खत्म हो रही है? क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है। करेंसी में जब आपका दम नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हैं? वही करते हैं। फोटो जो आपने देखी कि एक इंसान ट्रॉली पर नोटों के बंडल लेकर जा रहा है ब्रेड खरीदने के लिए। स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड बिजनेस लॉसेस। बिजनेसेस को भी चोट पहुंच रही है इससे, इकोनॉमिक डिप्रेशन से, जिसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। फिर देखिए, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। ये क्या है? प्रोलेटेरियनाइजेशन क्या है? शब्द मुश्किल है बोलना, प्रोनाउंस करना। फियर ऑफ वरी अबाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास और फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, होता ऐसा है कि जो छोटे बिजनेस और मीडियम स्केल के जो बिजनेस होते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और अचानक से अगर करेंसी डिवैल्यूएट हो गई तो क्या कर सकते हैं? बिजनेस लॉस होगा, हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो जाए।
अगर आपका बिजनेस बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? आप बिजनेस ओनर से अचानक से बन गए सैलरीड एम्प्लॉय। और यही हो रहा था यहाँ पर। लोगों को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा प्रोलेटेरियनाइजेशन, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है ये वर्ड। इस तरह की बात है। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मेंटेन स्टेबिलिटी, लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट दिक्कत है तो और अनएम्प्लॉयड को आप देख रहे हैं, स्टेबिलिटी खराब ही हो रही है। इसके बाद बिग बिजनेसेस फेस्ड क्राइसिस, एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल एंड वुमेन एक्सपीरियंस डिस्पेयर ओवर फीडिंग देयर चिल्ड्रन। माताएं जो होती है उन्हें सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि कहीं मेरे बच्चे ने खाया या नहीं खाया। अगर भूखा है तो उन्हें दर्द होने लगता है पेट में पेट में नहीं, असल में उन्हें दर्द होने लगता है। हम लोगों के पेट में दर्द होता है भूखे रहने से, लेकिन हमारी माताओं को दर्द होता है हमारे भूखे रहने से। ये प्रॉब्लम होती है। माताएं ममतावान, दयावान, इसीलिए। तो बिग बिजनेसेस फेस्ड क्राइसिस, इकोनॉमिक्स रिसेशन का जब समय है तो बिजनेस तो दिक्कत में होंगे ही। इसके बाद एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल, जितने भी एग्रीकल्चरल सामान थे उसके सामान के दाम गिर गए। तो लोगों के पास पैसे थे बहुत सारे, तो ट्रॉली में भर कर ले जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। एंड वुमेन एक्सपीरियंस डिस्पेयर ओवर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। माताएं जो होती है हमारी ममतावान, दयावान, अगर आप भूखे रहेंगे तो उन्हें दर्द होगा। इसलिए खाना वाना समय पर खाएं और ज़्यादा नखरे ना करें खाने में। उम्मीद है मेरी माँ ये वीडियो नहीं देख रही होगी। वेमार रिपब्लिक पॉलिटिकली फ्रेजाइल ड्यू टू इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि वेमार रिपब्लिक जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बनाकर वेमार रिपब्लिक को बनाया गया था और कहा था कि ये डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है देखिए, मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 100 सीट से। कितने 4 पार्टीज हैं यहाँ पर, ए, बी, सी और डी। 100 लोग हैं और 20 सीटों पर कितने सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 20। ठीक है, तो अब इसे ऊपर थोड़ा दर्शा देंगे कि यहाँ पर ए है, ए को कितने मिले, बी को कितने मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे और डी को कितने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ए को कितने वोट्स मिले, 100 वोट्स हैं टोटल। तो ए को मिले 20 वोट्स, बी को मिले 30 वोट्स। ठीक है, सी को कितने मिले, तो सी को मिले 25 वोट्स। फिर डी को कितने मिले, डी को मिले 25 वोट्स। तो टोटल हो गए 100 वोट्स। ये मैंने इस 5 के टेबल वाले नंबर्स इसीलिए रखे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो और आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो अब शेयर देखिए कितना है, 100 में से 20 कितना परसेंट होता है, सीधी सी बात है 20%। तो 20 का 20% कितना हुआ, 4 सीट। फिर 30, 100 का 30 कितना परसेंट है, 30%, 30:100। इस तरह से रेशियो निकाल दिया हमने, तो 30% आया। तो 20 का 30% कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, हाँ 10 सीटें तो बढ़ गई है। अब यहाँ पर देखिए 25 और 25 इस तरह से चल रहा है। तो 25 कितना है, 25% है। तो यहाँ पर आ गया 5 सीट्स और यहाँ पर आ गया 5 सीट्स। तो कुछ इस तरह से सीटों का बंटवारा किया जा रहा था। मतलब अब नंबर्स दूसरे होंगे लेकिन तरीका यही था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 48, आर्टिकल 48। इसमें क्या है देखिए, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स दे दिए। यहाँ पर क्या करते हैं, इमरजेंसी पावर्स जब होते हैं तो सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, आपके पास कोई अधिकार नहीं होंगे। और रूलिंग बाय डिक्री, जैसा मन करेगा वैसे रूल करेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल। और दूसरी बात ये देखिए कि वेमार रिपब्लिक में फ्रीक्वेंट कैबिनेट बदलाव होते रहते थे। कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स है बदलते रहेंगे, 8-8 महीनों में बदल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20 कैबिनेट्स एवरेज 239 डेज। अब 239 को अगर आप 30 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 8 महीने आ जाएंगे। एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, जब मन करेगा प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे रहा है, इमरजेंसी लगा दे रहा है, तो दिक्कत की बात है। तो लोगों को ऐसा में क्या होगा, जब आपकी सरकार स्टेबल नहीं है तो लोग आप में कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। और यही हुआ वेमार रिपब्लिक में। देखिए, कॉन्फिडेंस लॉस्ट इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ड्यू टू इनएबिलिटी टू मैनेज क्राइसिस इफेक्टिवली। जब पूरे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस का समय है और बार बार सरकार बदल रही है तो क्या होगा, लोगों का आपसे विश्वास उठ जाएगा और आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। यही हुआ जर्मनी में। और देखिए, ये वेमार रिपब्लिक का चैप्टर था। और आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, 2 घंटे की वीडियो हो जा रही है। तो उससे बढ़िया है कि
इसे 2 पार्ट में बांट लिया जाएगा। तो वेमार रिपब्लिक का एक पार्ट खत्म हो गया आज। इसके बाद फिर पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर अगले वीडियो में। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियोस को। धन्यवाद।